क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर एंगल दिया गया हो, अगर एंगल दिया गया होगा तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता था कि नहीं। और याद हो, अगर डॉट प्रोडक्ट में तुमको पढ़ाया गया था, डॉट प्रोडक्ट में एक बात पढ़ाई गई थी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री हैं परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, जीरो होता था। उसी तरीके से अगर बोल दे कभी कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर कभी ये बोल दिया तो बाबू क्या कर देंगे हम, ए क्रॉस बी कितना करेंगे, जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि साइन जीरो कितना हो जाता है, जीरो। व्हेन जीरो इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर विल गिव अस जीरो। बात समझ में आ रहा है। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर दिए गए हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल दिए गए हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको हमेशा दिमाग में बिठा कर रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन इस पर काफी पूछा जाता है। अब यूनिट वेक्टर पे एक बार और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यूनिट वेक्टर शॉर्ट में बताया गया था तुम्हें, क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, होता है कि नहीं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैं जो है कि उसी चीज को दोबारा से लिख रहा हूं। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर है कि नहीं है, ये एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। ये एक वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैं क्या कर रहा हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करता हूं मैं, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 आएगा। मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा था, मैग्नीट्यूड कितना होता है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल गिव अस 5। तो 5 हमारा क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो मैं उसी नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहा हूं। ये एक वेक्टर है पूरा, ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिक्स होकर के है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिक्स होकर के आया हुआ है। मैं सेपरेट करना चाह रहा हूं, मैं सेपरेट कर रहा हूं उन सारी चीजों को। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब सर मैं इसमें ऊपर भी 5 से डिवाइड कर देता हूं और नीचे भी 5 से डिवाइड कर देता हूं, कोई आपत्ति, 5। इसको मैं 3/5 आई कैप लिख देता हूं और इसको मैं 4/5 जे कैप लिख देता हूं, कोई आपत्ति नहीं है ना। अब इसका रिजल्टेंट जरा निकालो, तो इसका रिजल्टेंट निकालो। इसका रिजल्टेंट निकाल रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, √3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। इसका रिजल्टेंट जब तुम सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना आएगा, 9/25 प्लस 16/25 विल गिव अस 1 देगा कि नहीं, 1 आ गया। मैग्नीट्यूड 1 आने का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो लिखा गया क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, बोलो। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन सर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। और हम लोग बचपन से एक बात पढ़े हैं, किसी भी वेक्टर में दो ही चीजें तो होती हैं सर, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन, यही दो चीजें होती हैं। अब अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 आ चुका है, इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, डायरेक्शन बचा है कि नहीं। मतलब ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। इट हैज नो मैग्नीट्यूड या 1 मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इसी को मैं यूनिट वेक्टर बोलता हूं कि नहीं, क्या मैं इसी को यूनिट वेक्टर बोलता हूं कि नहीं। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करे, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। यही हम लोग पढ़े भी हैं, पढ़े हैं ना। अरे पहले देख लो, इधर छापने काम करता हूँ, निकाल कर लतियाना शुरू कर दूंगा 2 मिनट में। बात ही नहीं समझ में आता है, डेली बोलता हूँ कि दिमाग में पहले अपने फिट करो सारी चीजों को, सब कुछ लिखेंगे लो।
कॉपी एक की भी नहीं कंप्लीट है ढंग से। और ऊपर से जो है बनरचई करने कह दो तो वो तो अलग ही चल रहा है, की कुकू कर रहे हैं लोग क्लास के अंदर, लग ही नहीं रहा क्लास के अंदर बैठे हैं, चला रहा चिड़िया घर में बैठाया गया है, दो बंदर हैं और दो सुअर बैठे हैं, सब दोनों एक दूसरे को देख कर रहा है, वो देखो सुअर सुअर वो कर रहा है, वो देखो बंदर बंदर। हरकत तुम लोग की बहुत बेकार। स्टूडेंट वाले 1% बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। इनफाइनाइटली स्मॉल डीएक्स जो लेते थे हम लोग, डीएक्स क्या होता था, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बेइज्जती की जाएगी। डीएक्स क्या होता था, इनफाइनाइटली स्मॉल। परसेंट परसेंट भी लगा रहा हूं उसके अंदर में, और छोटी वैल्यू। सिंसियरिटी नहीं है। ये स्टूडेंट कैसे बैठता है क्लास के अंदर? अपने लिए पढ़ा रहा हूं, मुझे सब आता है, ये सवाल भी लगा लेता हूं मैं, जेई नीट सबका, अपने लिए थोड़ी बता रहा हूं मैं, ये पता तुम्हारे ले रहा हूं। तो इस पे काम करो, इस चीज पर, ये जाएगा एग्जाम में, कॉपी नहीं जाएगी। पिछले 1 साल से ये डायलॉग मारता हूं बस, कॉपी एग्जाम में नहीं जाएगी, जाएगा तुम्हारा ये जो भूसा भरा है जिसमें ना, तो इस भूसे को हटा के ज्ञान भरो उसके अंदर, और थोड़ा हरकतों पर सुधार करें। ठीक है, मान रहा हूँ लड़की है तो थोड़ा बहुत ये चकपक चकपक में रहते हैं, नहीं थोड़ा सा नोटोरियस टाइप का नहीं बिहेवियर होता है बाहर, यहाँ नहीं, यहाँ स्टूडेंट है, इधर अच्छे से रहेंगे, बाहर जाकर के वो सीरियल वाली एक्टिंग बाहर जाकर के, चाहिए यहाँ नहीं। इतनी अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं, सीधा वही चीज लिखवाया गया था, हर जगह पे तुमको यही बोला जाता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हर जगह यही बोला जाता है, कोई नहीं पूछ रहा है क्यों आता है, कोई नहीं बता रहा है क्यों आता है, और उसी चीज को यहाँ समझाया जा रहा है, तो आपस में बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, सर ये भी एक वेक्टर है, क्योंकि ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है, प्लस सर ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप मतलब वाई एक्सिस में, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में। बात समझ में आती है? अब देखो ध्यान से, लेकिन सर जैसे ही मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला 1 हो गया। अब अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 है और वो वेक्टर भी है, अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 है और वो वेक्टर भी है, तो उसका सिर्फ एक ही काम बचा है, क्या? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। और हमने सीखा था कि सर, हमने क्लासिफिकेशन में ये बात पढ़ी है कि जिस भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 हो और सिर्फ डायरेक्शन हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और उसका काम सिर्फ क्या है? डायरेक्शन बताओ। उसका काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम है, और कोई काम नहीं है उसका। तो सर इसी डेफिनेशन से इस पूरे को मैं क्या 5 ए कैप लिख सकता हूं, और इस 5 को क्या मैं मॉड ए लिख दूं? कोई आपत्ति है? मैग्नीट्यूड ही था ना, अरे 5 की जगह ये लिख दिया मैंने, और ये हमारा ए वेक्टर है। तो सर यहां से जब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा अपनाएंगे तो क्या आता है हमारा? मैग्नीट्यूड डिवाइडेड वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहां से जन्म हुआ था इस फॉर्मूले का, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बात समझ में आती है कि क्यों हम लोग इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं और कैसे ये बना? ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? ए कैप डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम लोग कैप बना के रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी लेटर के ऊपर कैप बना दिया गया, ऐसा कैप भी बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं, एक और नाम था वो बार भूल जाता हूं मैं। हाँ हाँ, तो ये 3 जो होगा ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना तो कैप है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रैफिक हवलदार टोपी पहन के रहता है ना, टोपी पहना दिया डायरेक्शन को बताएगा, तीर बना दिया वेक्टर को बताएगा, तीर बना के मॉड बना दिया तो मैग्नीट्यूड को बताएगा। या सिंपल तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल ए लिख दोगे तो भी मैग्नीट्यूड को बताता है ये, चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट करो चाहे इस तरीके से, दोनों का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना। लिखने की अगर इच्छा हो तो लिखो। अब एक क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, फाइंड अ वेक्टर कम से कम 1,00,001 बार। बता चुका हूं, जब भी कहीं भी वेक्टर दिखाई दे तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तुरंत दिमाग में ये बात आनी चाहिए। क्या बोला गया? हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब इस वेक्टर जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बी वेक्टर होना चाहिए। एंड इज पैरेलल टू ए वेक्टर, पैरेलल का मतलब क्या होता है? स्लोप बराबर होने चाहिए, मैथ्स में पढ़ाया भी गया है। उसके बाद ये हाल है, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? एक कैप के डायरेक्शन में होना चाहिए कि नहीं? तो मैं मान लेता हूं जो नया वेक्टर बन रहा है वो सी वेक्टर बन रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √,
7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और ए कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कितना जटिल सवाल था ये, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है हमको, और घर पे पढ़ाई हो रही है। 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप है। नहीं विश्वास तो इसका क्या कर लो, मैग्नीट्यूड ले लो, 25 ही आएगा। मैग्नीट्यूड ले लो, 25 ही आएगा। अरे 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 225 625, 625 का स्क्वायर रूट 25 आया कि नहीं आया, मैग्नीट्यूड बी के ही बराबर है। डायरेक्शन ले लो, 15/25 प्लस 20/25, 3/5 आ रहा है, 3/5 और प्लस 4/5, 4/5 आया नहीं आया। तो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, वेक्टर पूछा गया जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो और डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में हो। और हमको सबको पता है वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, जिसका इसका बोला गया था मैंने लिख दिया। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है, और क्या होता है ये, इसमें दिक्कत क्या रही भैया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही पता चला है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो सेम प्लेन में हो, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो, सेम प्लेन में, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 3 वेक्टर्स दिए गए थे, ठीक है ना, यहां देखो ध्यान से। अब ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ऊंचा करके बताना पड़ेगा ना, ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कागज का टुकड़ा रखूंगा, तीनों से टच करके जाएगा, या यूं बोल सकता हूं मैं किसी कागज के टुकड़े पे ऐसे रखा हूं कि नहीं, 3 वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं ए, बीच वाले को नाम देता हूं बी, और इसको नाम देता हूं सी। मुझे ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। कैसे प्रूव किया जाएगा, ध्यान से सुनो। अब ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं मैं, ए क्रॉस बी करूंगा, डायरेक्शन नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करूंगा तो नीचे की तरफ आएगा, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को हटा के एक वेक्टर नीचे लगा सकता हूं कि नहीं मैं, क्योंकि दोनों का काम ये अकेले कर रहा है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और इन दोनों का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं, क्योंकि बताया गया था जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है कि नहीं आता है। ध्यान से फिर से समझो, यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, इन तीनों को मुझे कोप्लेनर प्रूव करना है, तो मैं इन दोनों का पहले क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। इन दोनों का ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, एक नया वेक्टर मिला जो इन दोनों का काम कर रहा होगा, इन दोनों को हटाऊंगा, एक वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं सी वेक्टर है, जो कि ए क्रॉस बी है। अब सी और ये डी, सी डी का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है ना। अरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट में तुम पढ़ते भी हो, डायरेक्शन क्या होता है, या नया वेक्टर जो मिलता है वो क्या होता है, प्लेन कंटेनिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, डायरेक्शन लिखवाया था, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता करते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो हमारा, वो क्या होता है, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर आता है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला वेक्टर तो इसी में बैठा हुआ है, इसी प्लेन के अंदर बैठा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। दिखवा चुका हूं सारी चीजों को, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोप्लेनर वेक्टर, अगर 3 वेक्टर्स दिए गए हैं हमें, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कोप्लेनर हैं। पहले समझो कोप्लेनर क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पहले तो यही समझ लो। ये एक्स एक्सिस है सपोज करो, ये वाई एक्सिस सपोज करो, ये जेड एक्सिस है, ये 3 एक्सिस हैं। प्लेन का मतलब होता है, प्लेन का मतलब होता है एक कागज का टुकड़ा लेकर के चलो और रखो, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा 2 कोऑर्डिनेट। एक कागज के टुकड़े को लाकर मान लो ऐसे रखा मैंने यहाँ पे, तो इसका एक एक्सिस किस में है, एक्स एक्सिस में, और एक एक्सिस किस में है, वाई एक्सिस। तो ये प्लेन किस में है, कौन सी एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में। अगर मैं इसको यहाँ रख दिया ऐसे करके रख दिया, तो एक एक्सिस किस में है, जेड में है, और एक एक्सिस किस में है, एक्स में है, तो किस में हो गया, ये एक्स जेड प्लेन में हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस तरीके से रखा मैंने, एक एक्सिस कहाँ पर है, वाई में है, और एक एक्सिस कहाँ पर है,
जेड में है तो किस में रखा गया, ये वाई जेड प्लेन में रखा गया कि नहीं। प्लेन का मतलब होता है एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल मैं जिस भी जगह पे रखूं, लेंथ और विड्थ होता है रेक्टेंगल के अंदर, लेंथ किस डायरेक्शन में है, विड्थ किस डायरेक्शन में है, वही प्लेन बनाता है। मैथ वाले बच्चे इसको कान खोल करके सुन लें और हमेशा जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि प्लेन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, जब तक प्लेन ही नहीं पता होगा तब तक तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। चलो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। तो सर मैंने बनाया ये कौन सा प्लेन कहा जाएगा, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन, ये कौन सा प्लेन कहा जाएगा, एक्स वाई प्लेन। और बाबू ये कौन सा प्लेन कहा जाएगा, एक वाई में और एक जेड में है तो वाई जेड प्लेन। बात आती है समझ में। पहले तो प्लेन ही पता रहे तब तो कुछ काम कर पाओगे। अब मैंने क्या किया, मैं इस एक्स जेड प्लेन को लेकर के चल रहा हूं और इसी में 3 वेक्टर्स को बना रहा हूं। मैं ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मैं एक एक्स वाई प्लेन लेके चल रहा हूं, 3 वेक्टर्स को बना रहा हूं उसके अंदर। ये हमारा प्लेन है, कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है। ये अरे यही वाला प्लेन उठाया है, सही है। और इस पर मैंने बनाए 3 वेक्टर्स। एक वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर। एक वेक्टर हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर। और एक वेक्टर इधर जा रहा है, सी वेक्टर। जब ए क्रॉस बी करूंगा मैं, ठीक है, ए क्रॉस बी जब करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, एक ए इधर जा रहा है कि नहीं, एक्चुअल में ये कैसे रखे गए हैं, इस तरह रखे गए हैं कि नहीं। ए इधर है, बी की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो रहा है, थंब डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो ये तीनों कैसे रखे गए हैं, तुम्हारे प्लेन में है। अरे ये वाला प्लेन बनाया हूं मैं, तुम्हारे प्लेन में है। ये दिख रहा है ये 2D लेकिन है 3D। इस तरीके से है कुछ, इस तरीके से कुछ है। ये ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, सी को भी हटा रहा हूं मैं। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है। ए क्रॉस बी करूंगा तो थंब कहाँ जा रहा है मेरा, डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं ए और बी का रिजल्टेंट कहां बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। इसको डी मान लेता हूं और ये डी और कुछ नहीं है, क्या है, ए क्रॉस बी है कि नहीं है। अब ये दोनों वेक्टर गायब हो गए यहां से, इसको नहीं पढ़ना। अब ये दोनों वेक्टर हमारे क्या हो गए, गायब हो गए, उनका काम ये अकेले कर रहा है। अब फिगर कैसा हो गया, सी वेक्टर इधर था, डी वेक्टर नीचे है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो क्या मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का क्या करूं मैं, सी डॉट डी अगर ले लूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आती है बात समझ में। चाहे इसको कर लेते हैं डी डॉट सी कर लेते हैं, या सी डॉट डी, जैसा मन करे तुम्हारा, सी डॉट डी ही कर लो, सी डॉट डी। और डी की वैल्यू क्या थी, ए क्रॉस बी थी, तो सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। यह हमारा बनता है किसका केस। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है 3 वेक्टर्स तो हम बोलेंगे वो कौन सा वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है। और इसी को नाम दिया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी को नाम दिया जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यही वॉल्यूम भी बताता है पैरेललोपाइप्ड का। वॉल्यूम बताएगा पैरेललोपाइप्ड का, मतलब 3D पैरेललोग्राम जो बनेगा हमारा, 3D में बॉडी जो बनेगी उसका ये क्या करता है, वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे सर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो याद रखना, अगर ए बी सी अगर कोई भी वेक्टर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या लिखते हैं हम लोग, देखो कैसे रिप्रेजेंट किया था। ये तो कंडीशन बताया हूं मैं, जनरली हम लोग कैसे याद रखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, ए बी सी ऐसे लिखेगा। जब भी ऐसे लिख दिया समझ जाना क्या बोल रहा है वो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, वेक्टर लगा रहेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अरे तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो कि नहीं। अरे बी और सी का लूंगा तो नीचे की तरफ तब भी तो आएगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या। तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं ए बी सी इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। और अगर इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर दे तो उसी वेक्टर को क्या बोला जाता है, कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। कॉपी करने की इच्छा हो तो करो जल्दी से। तो देखो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि ए डॉट बी क्रॉस सी यही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड भी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन के पेपर में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड
मतलब एक रेक्टेंगल को पकड़ के खींच दिया है 3D में, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम को, रेक्टेंगल को खींचे को क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, फिर से एक समस्या है, मान लो एंगल ना दिया गया हो तब क्या करेंगे। अगर ए बी सी ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप ऐसे करके दे दे, अगर मान लो ए वेक्टर दिया गया हो तुमको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया गया है तुमको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और सी वेक्टर दिया गया है तुमको सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। घर जा कर के पहले ये निकाल लेना, फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेना। आता है क्या, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट मेथड किए थे ना। अब यहाँ पे आई जे और के नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि आई आई 1 हो जाएगा, जे जे 1 हो जाएगा, डॉट लगाया ना यहाँ पे, और के 1 हो जाएगा, सही है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। इसका ले लेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी, अगर ए एक्स में दिया गया है तो। ठीक है, दो तीन चीजें और हैं, फटाफट पहले उसको देख लो, उसके बाद से कॉपी कर लेना। खत्म करते हैं आज इसको। अब देखो, मान लो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बनेगा इनसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बनेगा वो बनता है मॉड ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी निकाल करके उसका क्या ले लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि एरिया इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन एक वैल्यू होता है उसमें। अरे किसी का एरिया 50 मीटर स्क्वायर होगा, 60 मीटर स्क्वायर होगा, 60 आई कैप जे कैप क्या है, डायरेक्शन होता है। देखो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद से ए और बी दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा वो होता है हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा वो बनता है हाफ ए क्रॉस बी। आ रही बात समझ में, दोनों का तुम क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड ले लोगे। मैथ वाले बच्चे ध्यान से सुन ले, क्योंकि क्लास 12th में आएगा फिर से फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आने वाले हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पूछा जाएगा, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था और एक बार नीट में ये फॉर्मूला पूछा गया था, इसलिए बताता हूं मैं इसको, ठीक है। अब एक और चीज होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। जब डायगोनल्स दिए गए हो तब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, मतलब हाफ d1 d2 होता है। लेकिन दिक्कत क्या है उसमें, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, या डायगोनल्स को कंसीडर करवा करके जब एरिया निकालने को बोले, कई बार क्या होता है कि ए बी, ठीक है ना, डायगोनल होता है हमारा, तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। एरिया कैसे निकालेंगे, बचपन से पढ़े हो, हाफ d1 क्रॉस d2। लेकिन इसी डायगोनल को जब मैं ए और बी के टर्म्स में लिखता हूं तो क्या आएगा, वो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ये भी हमारा बनता है। जहां पे ए माइनस बी क्या करता है, डायगोनल 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ए प्लस बी क्या करता है, डायगोनल 2 को रिप्रेजेंट करता है। अरे भाई ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा ए वेक्टर और इधर बनेगा बी वेक्टर। इसको जब बनाऊंगा तो पैरेललोग्राम बनेगा, और ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हुआ, तो ये भी तो हमारा ए वेक्टर ही है कि नहीं है। तो बी प्लस ए करूंगा मैं, बी प्लस ए करूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, डायगोनल 1 मिल गया, और ये डायगोनल 2 होता है कि नहीं। डायगोनल 2 कैसे मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे बी वेक्टर प्लस डायगोनल, बी वेक्टर प्लस डायगोनल 2 इज इक्वल टू ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से। देखो ध्यान से, यहां से मैं ऐसे होके यहां पर आया, और यहां से मैं डायरेक्ट जा सकता हूं, तो b प्लस d2 मान लो इसको, b प्लस d2 इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो यहां से d2 कितना निकल के आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसीलिए एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जाता है। बस इतना ही था, तुम्हारे सिलेबस में खत्म हो चुका है, सवाल देख लिया जाएगा। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को बोले, जब पोजीशन वेक्टर दिया गया हो, पोजीशन वेक्टर दिया गया हो तीनों का कोऑर्डिनेट में, पोजीशन वेक्टर जब देगा तो क्या करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन
पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, व्हेन पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, वेक्टर्स ए बी सी आर गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, पहले फॉर्मूला लिखता हूं फिर बताता हूं मैं। डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। इसका तुम्हारे में प्रूफ नहीं है, प्रूफ सिर्फ मैथ के बच्चों को बताया जाएगा जब उनको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी तब। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर दिया गया हम लोग को। पोजीशन वेक्टर देने का मतलब क्या हुआ, सपोज ऐसे हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। सबको पता है ट्राइंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबको पता है कि ट्राइंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। ट्राइंगल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये हमारे पास है ए, यह है बी और ये है सी। यहाँ से पोजीशन वेक्टर दिया गया बी वेक्टर, यहाँ का पोजीशन वेक्टर दिया गया ए वेक्टर और यहाँ का पोजीशन वेक्टर दिया गया है सी वेक्टर। जब पोजीशन वेक्टर्स दिए गए होंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये ए और बी क्या है, ये वेक्टर्स दिए गए हैं, पूरा लेंथ दिया गया है। जब लेंथ दिए गए होंगे तो ये फॉर्मूला लगता है, जब पोजीशन वेक्टर दिए गए होंगे तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। इससे बाहर कंपटीशन में स्केलर वेक्टर से कुछ भी नहीं पूछेगा, ये अंतिम था सारा, ठीक है ना।